अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको सीखना है। लेकिन उससे पहले कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। और सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन करना है। देखिए, वर्ड हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड से निकला है। हाइब्रिड का मतलब है दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिक्स होना और मिक्स होकर एक नई चीज़ बना के देना। तो हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में जब हम बयान करते हैं तो वहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट यही रहता है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन को हटा के इसकी जगह एक सिंगल वर्ड मिक्सिंग लगा सकते हैं। तो डिफाइन करें सबसे पहले। तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अच्छा, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं बच्चों, इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, इनकी शेप्स डिफरेंट है। लेकिन जब ये डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट शेप्स वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो फिर इसके नतीजे में न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। अब ये न्यू ऑर्बिटल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, 2 बने, 4 बने, 3 बने, जितने भी बने, तो तमाम नए बनने वाले ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है बच्चों और सेम शेप होती है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट शेप्स वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी और सेम शेप बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। और जो न्यू ऑर्बिटल्स बन रहे हैं सेम एनर्जी और शेप के साथ, उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है? तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, अगर उसको सिंपल हम लें, सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विदाउट द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसके बगैर उसको कहेंगे तो सिंपल कहेंगे। तो जो जनरल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बच्चों, वो कई एक ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जिनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इसके लिए फिर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसको मॉडिफाई करना पड़ा, और वो ये मॉडिफिकेशन की पालिंग और स्लेटर ने। पालिंग और स्लेटर ने वीबीटी के अंदर मॉडिफिकेशन की और वीबीटी के अंदर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया हाइब्रिडाइजेशन का। तो अब हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट की मदद से जब हम वीबीटी को यूज़ करते हैं तो फिर हम डिफरेंट मालिक्यूल्स, बल्कि तमाम मालिक्यूल्स की जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिन्होंने मिक्स होना है और जिन्होंने हाइब्रिडाइज होना है, उनकी एनर्जीज में स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए। स्लाइट डिफरेंस यानी बहुत ज़्यादा गैप ना हो, थोड़ा सा गैप हो तो वो मिक्स हो सकते हैं। अगर गैप ज़्यादा होगा तो फिर मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। और शेप्स तो डिफरेंट होती ही होती हैं, लेकिन एनर्जी में जो गैप होगा वो स्लाइट गैप होगा। मिसाल के तौर पे हम मिक्सिंग बात करें 2s और 2px की, अगर गौर करिए बच्चों, तो 2s शेल नंबर 2 का ऑर्बिटल है और 2px में जो सार 2 लगा हुआ तो वो भी शेल नंबर 2 का ऑर्बिटल है। तो दोनों ही शेल नंबर 2 के ऑर्बिटल्स हैं, एक s है एक px है। s होने से और px होने से शेप डिफरेंट होगी, लेकिन दोनों ही चूँकि शेल नंबर 2 के ऑर्बिटल्स हैं 2s एंड 2px, लिहाजा एनर्जी डिफरेंस तो है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है। तो 2s और 2px की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें 1s की और 1s के साथ हम 2px की बात करें या किसी और 2py 2pz को ले लें, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि 1s और 2px में बहुत ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस है। s जो है वो शेल नंबर 1 का ऑर्बिटल है और 2px जो है वो शेल नंबर 2 का ऑर्बिटल है। तो ये मिक्सिंग मुमकिन नहीं है। और फिर एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, मिक्सिंग है, ये वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं। वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं ताकि बॉन्डिंग में वो बेहतर तरीके से हिस्सा ले सकें। तो जो इनर शेल्स होते हैं बच्चों, इनर शेल्स तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते अकॉर्डिंग टू वीबीटी, तो फिर इनर शेल्स की हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होती। वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज होंगे। आखिरी शेल वो शेल नंबर 2 है तो उसमें 2s और 2px 2py 2pz हो सकते हैं। वो 3s है तो उसमें
शेल नंबर 3 है तो एस हो सकता है, उसका पी हो सकता है, 3 में डी भी आ जाता तो डी की मिक्सिंग भी हो सकती है। तो वैलेंस शेल के बच्चों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वीबीटी टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई होप कि पॉइंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती हैं और उनकी शेप्स भी सेम होती हैं। ये बात हमने एग्जाम्पल ऊपर डेफिनेशन में कर रखी है। सेम एनर्जी सेम शेप्स किसकी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो ये जो प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन का, इसमें आम तौर पे ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट के ऊपर मौजूद है, उस ग्राउंड स्टेट के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू ग्राउंड स्टेट यानी इलेक्ट्रॉन का जो अपना शेल है जिसमें वो पहले से मौजूद है, वो उस शेल में रहे तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट है। लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद या किसी और एक्टिविटी के नतीजे में वो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर शेल से हायर शेल पर चला जाता है। ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल चला जाता है, तो हम कहते हैं ये एक्साइटमेंट हो गई। तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में है तो ये ग्राउंड स्टेट है, लेकिन वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया तो वो एक्साइटेड स्टेट है। तो हाइब्रिडाइजेशन में आमतौर पर यूँ होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से प्रमोट किया जाता है, ट्रांजिट करवाया जाता है हायर एनर्जी लेवल पे यानी एक्साइटेड स्टेट पे। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन आमतौर पे हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा होता है। इसका नतीजा क्या निकलता है बच्चों? इसके नतीजे के तौर पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने से पहले अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों और प्रमोशन के बाद 3 हो सकते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये जब प्रमोशन होती है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वहाँ पे फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बच्चों कार्बन की एग्जांपल देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 आ गए, 6 में से बाकी 4 बच गए। तो शेल नंबर 2 के अंदर आखिरी शेल में वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 पेयर्ड में होते हैं और 2 जो है वो अनपेयर्ड में होते हैं। तो किया क्या जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s का बच्चों वो भेज दिया जाता है 2pz में। 2pz खाली है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब 2s है 2pz में भेजा जाएगा तो 2s में भी एक रह जाएगा, 2pz में भी एक आ गया। तो इससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है 2 से 4। मुझे पता है ये थ्योरी में अभी बात आपको फिट नहीं हुई होगी, अब मैं आपको डायग्राम से और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से समझाता हूँ। ये जो ऊपर इस स्क्रीन के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स नज़र आए हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और डायग्राम की फॉर्म में देखें। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको स्क्रीन पे बच्चों नज़र आ रही है। 1s2 2s2, फिर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, पीछे बचे 2। तो अब 2 के अंदर उन 2 इलेक्ट्रॉन में फिल होना है और 2p के अंदर तो 2px में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और 2pz जो है वो खाली है। अब ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम कार्बन की इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बच्चों देखें तो इसमें हमें सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। एक 2px में अकेला इलेक्ट्रॉन है और एक 2py में अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन में हुए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो इक्वल होते हैं टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे हमें 2 नज़र आ रहा है। इसका मतलब कार्बन को कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने चाहिए? 2। लेकिन कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं बच्चों, कार्बन उसमें 4 बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन 4 बॉन्ड्स बना ले? इसका मतलब है कि अगर बॉन्ड्स 4 बनाने हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 4 होना चाहिए। तो उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 अचीव करने के लिए ये बच्चों जो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन 2s का एक इलेक्ट्रॉन
बच्चों 2p3 में भेज दिया जाता है, जो कि खाली है इस वक्त। तो 2p3 के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो 2p3 में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब 3 अनपेयर्ड हो गए। 2s में कितना रह गया? 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 2s से हम जो 2p3 में एक इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो ये एक्साइटमेंट है। क्यों? क्योंकि 2s का एनर्जी लेवल कम है और 2p3 एनर्जी लेवल ज़्यादा है। तो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये ट्रांजिशन है, ये एक्साइटमेंट है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया 2p3 में, एक्साइटेड हो गया, तो जो नई स्टेट आएगी उसको एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। और उससे पहले जब 2s इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं किया था तो वो ग्राउंड स्टेट थी। तब एक्साइटमेंट के बाद क्या पोजीशन बनती है बच्चों? ज़रा देखें तो आपको स्क्रीन के ऊपर अब आपको नज़र आ रहा है कि 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन में से एक बच गया। 2p3 जो खाली था उसके अंदर 2s इलेक्ट्रॉन आ चुका और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर अब कितना हो चुका है बच्चों? 4। अब ये जो स्टेट है ये एक्साइटेड स्टेट है। अब इसमें 2s 2px 2py 2pz ये 4 ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में मिक्स हो जाएंगे और इनकी मिक्सिंग के नतीजे में न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इन चारों ऑर्बिटल्स को 2s 2px 2py 2pz बच्चों, इनकी एनर्जीज, इनकी शेप्स जो हैं वो डिफरेंट है। ख़ास करके 2s और 2p के ऑर्बिटल्स 2px 2py 2pz तो तीनों एक ही शेप के होते हैं और एक ही एनर्जीज होती हैं उनकी। लेकिन 2s से 2p के जो ऑर्बिटल्स हैं वो शेप में भी डिफरेंट है, एनर्जीज में भी डिफरेंट है। तो 2s को आप 2p के साथ कंपेयर करें तो 2s और 2p के जो ऑर्बिटल्स हैं तीन, ये मिक्स होंगे और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो नीचे अब आपको स्क्रीन के ऊपर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं। एक बच्चों s था, अगर मिक्सिंग देखें ना तो 2s जो है एक ही s है ना, तो एक s आ गया और p 2p में से कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? 2p में से px भी आ रहा है, py भी आ रहा है, pz भी आ रहा है। इसका मतलब 2p के तीनों ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। तो हम फिर कह सकते हैं कि p में से देखें तो हमें 3 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं इस मिक्सिंग में। s एक ही ऑर्बिटल है, उसका कोई और सब फॉर्म होती नहीं है। p के 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 1s मिला और 3 जो है वो p मिले, तो 1s p3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। 1 को आमतौर पे हम ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि 1 को ड्रॉप कर दें तो खाली s लिख देंगे और p कितने मिले? 3 मिले, तो p रेज़ पावर 3 हम कर देंगे ताकि एक निशानी हो जाए, एक मार्क हो जाए कि p के 3 जो ऑर्बिटल्स हैं वो तीनों के तीनों मिक्सिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो अब ऑर्बिटल्स जो मिले हैं बच्चों वो जो मिक्स हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं, एक s और 3 p। तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे बच्चों वो भी 4 ही बनेंगे। जितने मिक्सिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई कि एक s मिला 3 p मिले, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई। तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे। तो देखिए वो पहले 2s जो है वो अलग था और बाकी जो 2p के ऑर्बिटल्स हैं वो अलग थे, बीच में ये एनर्जी गैप जो है वो मौजूद था। लेकिन मिक्सिंग होगी तो सारे इकट्ठे हो गए और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। ये 4 इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर ले। तो ये जो तीसरी स्टेट आ रही है बच्चों, इसको हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कहेंगे। तो चलो इनको नाम देते हैं। ये पहली स्टेट क्या कहलाएगी? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखें उसी तरह जैसे पहले जिक्र किया, 1s2 2s2 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन और 2pz के ऊपर 0 लिखा है, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेड स्टेट देखो बच्चों, अब ज़रा गौर कीजिएगा, एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ 6 कार्बन, तो कार्बन के ऊपर स्टार सा बना है, स्टेरिक साइन है, जो कि एक्साइटेड स्टेट को शो करने के लिए होता है। तो ये कार्बन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में है क्योंकि 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में जा चुका है। तो अब ये एक्साइटेड स्टेट है। उसके बाद ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, इसमें भी आप गौर से देखें C6C, उसी तरह ये कार्बन 6 ये हाइब्रिड स्टेट में है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसका जो आखिरी शेल था वो हाइब्रिड हो चुका, हाइब्रिडाइज्ड हो चुका 2s और
2p के तीनों ऑर्बिटल्स मिक्स हो चुके हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा sp3 उसका एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उसका इलेक्ट्रॉन और ये चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उसका एक इलेक्ट्रॉन। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो पीछे हमने बात की है नाइट्रोजन वाली, इसमें बच्चों देखो तो जब हमने इलेक्ट्रॉन को 2s से 2pz में प्रमोट किया था तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 से 4 हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया हमेशा ऐसे नहीं होता, कि लाजमी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा इंक्रीज हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस केस के लिए हम नाइट्रोजन की एग्जांपल ले रहे हैं। इन केस ऑफ नाइट्रोजन अगर आप देखें ग्राउंड स्टेट और हाइब्रिडाइज स्टेट, तो दोनों का फ़र्क आपको जो है वो वाजे हो जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। ग्राउंड स्टेट में देखें, ये तो नाइट्रोजन का पहला शेल हो गया 1s2। हमने फोकस करना है लास्ट शेल पे। तो लास्ट शेल में क्या इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, हमने फिल कर दिए हैं। तो 2s2, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब देखिए आखिरी शेल में 2s तो बच्चों फेल्ड है, 2px के एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 2py, 2pz। अगर 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहीं और भेजते भी हैं, मिसाल के 2s से आप किसी में 2px में एक इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, लेकिन 2px के अंदर जो है फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वहाँ वो पेयर्ड हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर तो फिर भी 3 रहा। तो इसका मतलब है यहाँ ट्रांजिशन से, प्रमोशन से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे जब मिक्सिंग होगी 2s और p के जो ऑर्बिटल्स हैं जब आपस में बच्चों मिक्स होंगे और न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं बढ़ने वाला। और नीचे ये चीज़ आपको हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में नज़र आ रही है। जब इनकी मिक्सिंग हुई है तो आप देखें 2s और 2px, 2py, 2pz ये सारे मिले हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो 3 मौजूद है। उसी तरह एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो पेयर्ड के अंदर मौजूद है, उसमें पेयरिंग हुई हुई है। जैसे ऊपर पेयर्ड एक पेयर बना हुआ था और ऊपर बिफोर मिक्सिंग, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो मिल रहे हैं। लेकिन इनकी मिक्सिंग होगी एक s और 3 p की, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मिक्सिंग ऑर्बिटल्स 4 थे, तो नए बनने वाले ऑर्बिटल्स भी 4 हैं। यही पॉइंट हम अगला स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और ये बात हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल होगा बच्चों हमेशा नंबर ऑफ़ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स के। 2 मिक्स होंगे तो 2 नए बनेंगे, 3 मिक्स होंगे तो 3 हाइब्रिड बनेंगे, 4 मिक्स होंगे तो 4 हाइब्रिड बनेंगे। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये काम आएगा जब आप एग्जाम्पल्स के ऊपर जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बच्चों हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सिग्मा और पाई का जब हम डिफरेंस देख रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो तब भी बात की थी, जो बच्चों सिग्मा बॉन्ड है ना, ये हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेगा। ये यूँ ख्याल है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है, जो सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो आप सिग्मा बॉन्ड कह दें या सिंगल बॉन्ड कह दें, एक ही बात है। जो डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो बच्चों पाई बॉन्ड होता है। लेकिन जो पहला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, वो उसको सिंगल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड के लिए होता है। तो आप इन दोनों को अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहें या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहें, एक ही बात होगी। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, बहुत काम आएगा एग्जाम्पल में। अगला पॉइंट है कि जो लॉन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर वो आखिरी शेल के अंदर मौजूद है तो बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज्ड में रहेगा। ये नाइट्रोजन का केस आपके सामने ऊपर मौजूद है स्क्रीन पे। तो इसमें देखें कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, तो जब अब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किसने होना है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना है 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्डिंग में जाएंगे। लेकिन ये जो ऑलरेडी पेयर्ड मौजूद है पहले sp3 में जो पेयर मौजूद है, ये लॉन पेयर के तौर पे एक्ट करेगा, और लॉन पेयर हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड में नहीं, हाइब्रिड में।
नेक्स्ट पॉइंट पे देखो बच्चों, तो नंबर ऑफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये अगर आपने कैलकुलेट करने हैं तो ऊपर वाले इन दोनों केसेस को मिलाएं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने अपने मॉलिक्यूल में से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लेने हैं और हमने अपने मॉलिक्यूल के अंदर लॉन पेयर्स को कैलकुलेट कर लेना है। तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ये इंतहाई कीमती बात है। जितनी भी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे आगे, जिनकी तफसील जानेंगे, तमाम एग्जांपल्स में ये बच्चों बात जो है वो रिपीट होगी। हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये सामने CH4 लिख दूं और मैं कहूं कि बच्चों बताओ CH4 के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, sp है, sp2 है, sp3 है, तो कैसे पता चलेगा? तो हमें ये जो 2 पॉइंट स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इन 2 पॉइंट्स की मदद से पता चलेगा कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। इसलिए याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा और फिर जो लॉन पेयर्स हैं वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे। तो इन दोनों बातों को जोड़ें तो हमारे पास एक नई बात बनती है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लो और प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर्स कैलकुलेट कर लो। तो अगर आपको पता चल जाए एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं और कितने लॉन पेयर्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं। और अगर आपको पता चल गया उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं तो आप बता सकते हो कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। मिसाल के तौर पे स्क्रीन के ऊपर मैंने CH4 लिखा, तो इसमें जो सेंट्रल एटम है बच्चों वो कार्बन है। हमने सेंट्रल एटम को देखना है, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज़ हो गए हैं और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं इसको ओपन फॉर्म बना लूँ तो ओपन में कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यूँ देख लें। तो अगर हम इसकी ओपन फॉर्म को देखें तो हमें 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिलते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हमें इसमें जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स मिले वो 4 मिले। अब हमने क्या तलाश करना है बच्चों, लॉन पेयर्स। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, कार्बन ने 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ कर लिए, तो कोई लॉन पेयर नहीं है। तो 4 + 0 = 4। तो इसका मतलब है कि कार्बन के पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं बच्चों, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अब कौन सी वो हाइब्रिडाइजेशन है जो 4 हमें ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, sp3, क्योंकि एक s है और 3 p हैं तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो इसका मतलब है कि CH4 के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये मैंने आगे आपको एक्सप्लेन करना है एक एक एग्जाम्पल के अंदर। यहाँ पे मैंने ये क्यों बात की, इसलिए ताकि आपको इन आखिरी ये जो पॉइंट्स हैं एक्सप्लेनेशन में, इनकी इम्पोर्टेंस पता चल जाए कि ये कितने ज़रूरी हैं, कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम में MCQs और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसको आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन रखना है। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर बच्चे जाते हैं तो हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे, थोड़ा उनको कंपेयर करेंगे। 3 बड़ी टाइप्स हैं, sp3, sp2 और sp। टोटल 3 नहीं है बच्चों, ये और भी हाइब्रिडाइजेशंस हैं जिसमें d ऑर्बिटल भी शामिल होता है, लेकिन FSE में और वैसे भी जो मोस्ट कॉमन 3 आप पढ़ेंगे वो यही है, sp3, sp2 एंड sp। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अच्छा ये पॉइंट भी समझने वाला है, इसके लिए मुझे यहाँ से ना थोड़ी सी स्क्रीन साफ़ करना पड़ेगी। जो लिखा है ये हटाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मुझे आपको एक डायग्राम शो करनी है ताकि आप ये आखिरी पॉइंट अच्छी तरह से समझ सकें। इस आखिरी पॉइंट का ताल्लुक जो है, जब हमने एग्जांपल्स बनानी है बच्चों, उनके मॉलिक्यूल्स, उनकी शेप्स ड्रॉ करनी है, तो उस वक्त हमें ये आखिरी पॉइंट काम आएगा। आखिरी पॉइंट में क्या लिखा है, आखिरी पॉइंट में ये लिखा है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ना बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के हमेशा 2 लूप्स होते हैं और एक लूप जो है वो शॉर्टर होगा, एक लूप जो है वो लॉन्गर होगा। तो जब हम ड्रॉ करते हैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को बच्चों, तो उसमें हम लॉन्गर लूप ड्रॉ करते हैं, शॉर्टर लूप ड्रॉ नहीं करते। अब आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम के अंदर मिक्सिंग हो रही है, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल जो है, इनकी मिक्सिंग हो रही है। तो 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं तो उसके नतीजे में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब आप गौर फरमाएं तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो
किस फॉर्म के अंदर हैं, वो दो लूप्स के साथ हैं। एक उसमें से बड़ा लूप है, इसको नंबर 2 कह देते हैं, एक छोटा लूप है। दूसरा भी ऐसे ही है कि उसका एक बड़ा लूप है, एक छोटा लूप है। लेकिन जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम इन जो लार्ज लूप्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। ये एक ऑर्बिटल आ गया और ये दूसरा ऑर्बिटल आ गया। इनके जो स्मॉलर लूप्स हैं उनको हमने ड्रॉ नहीं किया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट है बच्चों, अब हमने तीनों हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स को sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को कंपेयर करना है। एक कंपैरिजन भी आपके लिए इंतहाई कीमती है। एक तो ये आपको और कहीं से नहीं मिलेगा, और सेकंड ये कि इस तरह जब आप कंपेयर करके तीनों टाइप्स को देखोगे तो आप इनको बेहतर तौर पर याद रख सकोगे। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, मिक्सिंग ऑर्बिटल्स। sp3 में कौन से ऑर्बिटल्स बच्चों मिक्स हो रहे हैं? अगर आप गौर करें sp3 के नाम के अंदर हिंट मौजूद है sp3, इसका मतलब एक एस है और p कितने हैं, 3 है। ऊपर जो एक्सपोनेंट वाली जगह पे, पावर वाली जगह पे जो नंबर 3 है ना, वो बताता है कि p के टोटल 3 में से कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। px, py और pz में से कौन कौन आ रहा है? तो p3 का मतलब है तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो sp3 का मतलब है कि एक s है बच्चों और 3 ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। सर sp2 की बात करें तो नाम के ऊपर गौर करें, एक एस और 2p, p के ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स मिक्स हों तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो एक s है और एक p है। तो अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जो है वो मिक्स हों तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसको मिक्सिंग ऑर्बिटल्स या इसको डेफिनेशन में भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? अब अगर गौर करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं? मिक्सिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पे बच्चों 4 हैं। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी कितने बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 4 बनेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। sp2 में नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल टोटल कितने हैं? 3। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी बच्चों 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। सिमिलरली sp में देखें तो 2 मिक्सिंग ऑर्बिटल्स हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो भी 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट, कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये स्पेस के अंदर अपने आप को किस शेप में अरेंज करते हैं। तो ये वेस्पर थ्योरी के अंदर भी आपने पढ़ रखा है, वीबीटी में भी वही बात है कि जब 4 लाइंस को हमने अरेंज करना है और एक दूसरे से मैक्सिमम अपार्ट रखना है, मैक्सिमम एंगल लाना है, तो उसमें जो बेहतरीन हमारे पास शेप बनती है वो टेट्राहेड्रल बनती है। तो जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ना बच्चों, ये अपने आप को स्पेस में अरेंज करेंगे इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में ये आएंगे। टेट्राहेड्रल में आपको पता है एंगल तकरीबन 109.5 डिग्री का होता है, तो इन चारों के अंदर मैक्सिमम एंगल रहेगा 109.5 डिग्री का। अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स अपने आप को ट्राइगोनल अरेंजमेंट में लेके आएंगे। और अगर कोई लॉन पेयर ना हो तो फिर ट्राइगोनल अरेंजमेंट में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का एंगल होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो 2 sp हैं, तो 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने आप को फिर आमने सामने अरेंज कर सकते हैं, एक इधर और एक इस तरफ। तो इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो बच्चों फिर 180 डिग्री का बनेगा अगर कोई लॉन पेयर मौजूद नहीं है तो। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या मौजूद है कहीं? ये कहीं नहीं है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, तो फिर कोई भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल नहीं होगा, क्योंकि s तो होते ही एक है। p के अंदर आप देखें, सब शेल p के अंदर तो 3 आपको ऑर्बिटल्स मिलते हैं, px, py, pz। जब px, py, pz तीनों ही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए तो पीछे कोई बचा? तो sp3 में कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होता। अगर आप sp2 में देखें बच्चों, तो आप p कितने हैं बच्चों? p तो 3 होते हैं। px मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमारा हवाला बन जाए, रेफरेंस बन जाए px, py और तीसरा ऑर्बिटल जो है वो pz है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है टाइप sp2, इसमें तो 2 शामिल हो रहे हैं। अगर px और py शामिल होते हैं बच्चों s के साथ, तो इसका मतलब है pz जो है वो मिक्सिंग में शामिल नहीं हो रहा।
तो ये फिर एक जो बचा है ये क्या रहेगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक p जो है वो अनहाइब्रिड रहता है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन में हम बात करें तो p के 3 ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल्स फिर अनहाइब्रिड रहेंगे। क्यों भला? क्योंकि p के 3 में से एक मिक्सिंग में शामिल हो रहा है, तो 2 मिक्सिंग में शामिल नहीं हुए, तो जो शामिल नहीं हुआ वो फिर 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे। नेक्स्ट बच्चों, पाई बॉन्ड कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनाती है? अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना बच्चों, एक एटम है उसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रखी है, तो वो कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जितने भी बॉन्ड्स बने हुए हैं 4 के 4 जो बॉन्ड्स बनने हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। अगर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऊपर वाले देखें, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया था ना बच्चों, तो वो जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है ना वो क्या बना देगा, पाई बॉन्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे होगी वहाँ पे आपको एक पाई बॉन्ड मिलेगा। और जहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन की बात है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स बच जाते हैं, और वो जो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बच्चों वो मिलकर 2 पाई बॉन्ड्स बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, s और p करैक्टर की बात करते हैं। s और p करैक्टर का मतलब ये है कि टोटल जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें s की कितनी कंट्रीब्यूशन है और p की कितनी कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम उसको निकालें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखें बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बनते हैं, 4। अब इन टोटल 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में s की कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो एक s जो है वो आया था, और इसको अगर हम परसेंटेज में लाएं तो इंटू 100 कर दें, तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास ये बच्चों आंसर आएगा 25%। तो इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर 25% होता है। अगर आपने p करैक्टर निकालना है तो p करैक्टर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3 p जो है वो कंबाइन हुए हैं, तो टोटल 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए 3 p ऑर्बिटल आए, इंटू 100 करें तो ये आंसर 75% आता है। तो जो p करैक्टर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो 75% है, s करैक्टर 25% है। sp2 में चले जाओ बच्चों, तो sp2 में टोटल 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में 3 ले लो, और इन 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने में s कितने आ रहे हैं, एक ही s आ रहा है, तो 1/3 हो गया, इंटू 100 कर दो, तो ये बच्चों हो जाएगा 33%, ये 33.3, ये 33.33% s करैक्टर। तो आप देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जब हम sp2 पे गए हैं तो s करैक्टर बढ़ गया है, एस करैक्टर 25% से 33.33% के ऊपर चला जा गया। अब पी करैक्टर की बात करें तो पी करैक्टर निकालना हो sp2 में, तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं sp2 में, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए कितने पी आ रहे हैं बच्चों, 2 पी आ रहे हैं, इंटू 100 कर दें, तो ये जो आंसर निकलेगा ये 66.66% निकलेगा। तो आप देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जब sp2 में गए हैं तो s करैक्टर बढ़ा है, लेकिन p करैक्टर जो है वो डिक्रीज हुआ है, p करैक्टर 75 से 66 पर रह गया है। अब अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन पे जाएं बच्चों, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो डिनोमिनेटर में आ गया 2। अब ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए एक s आ रहा है, तो इंटू 100 कर दें तो आंसर आएगा 50%। तो s करैक्टर जो 50% हो गया, और बाकी जो 50% हो क्या हो जाएगा बच्चों, p करैक्टर हो जाएगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आपने सीख लिया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से sp2 में गए s करैक्टर बढ़ा, और sp2 से sp में गए s करैक्टर और बढ़ गया। तो सबसे ज़्यादा s करैक्टर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में 50%। तो आपने ये भी याद रखना है कि किस हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर कितना है, और आपको ये भी याद रखना है किस में कम है और किस में ज़्यादा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है एस करैक्टर निकालना, मेरा ख्याल है कभी आपको ये ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों, वो एग्जांपल है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की आपने एग्जांपल देखनी है। तो जितने भी अल्केन्स हैं, आपने 10th केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, हाइड्रोकार्बन्स में
अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस आपने पढ़े। तो बच्चों जो अल्केन्स होते हैं ना, जिसमें सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोई डबल ट्रिपल नहीं होता, सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो तमाम के तमाम अल्केन्स में तमाम के तमाम कार्बन बच्चों जो है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। मिसाल के तौर पे CH4 एक अल्केन है, इस तरह NH3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वाटर के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो तमाम अल्कीन्स के अंदर बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अल्कीन के अंदर आपको डबल बॉन्ड बनाना है, तो जहाँ आपको डबल बॉन्ड बनाना है वहाँ आपको एक डबल बॉन्ड बनाना है, तो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। तो ये अल्कीन की एग्जांपल होगी C2H4 ईथीन की। इसी तरह BCl3 AlF3 वगैरह ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले मालिक्यूल हैं। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में जाएँ, यहाँ पे भी अल्कीन लिखा हुआ है, अल्कीन नहीं होना चाहिए बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक है, अल्काइन। तो अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो जिस कार्बन ने बच्चों ट्रिपल बॉन्ड बनाना है ना, वो कार्बन लाजमी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। और ये हमने पढ़ा कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन की खासियत है कि एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और इसमें दो पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो तमाम अल्केन्स में जहाँ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन है। एग्जांपल इथाइन की C2H2 और BeCl2 की बेरिलियम क्लोराइड। अब अगला हमारा जो सफ़र है वो 1 बाय 1 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनको हमने जांचना है कि उनके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, पता करना है कि कैसे हम ये मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन है बच्चों CH4। अभी जो 2-3 एग्जांपल्स आएंगी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की आएंगी, उसके बाद sp2 की और लास्ट के ऊपर sp की एग्जांपल्स होंगी। तो मीथेन का स्ट्रक्चर समझते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें CH4 में। तो हमें पहले क्या पता करना है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। तो CH4 में कार्बन एक मौजूद है, 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब कार्बन सेंट्रल एटम है, ये पता कर लिया। अब ये देखना है कि कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसके लिए या तो इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लें या इसका ग्रुप पता कर लें। तो कार्बन जो है वो ग्रुप नंबर 4 में, तो जितना ग्रुप हो उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके आखिरी शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब हमें ये देखना है कि CH4 में कितने सिंगल बॉन्ड्स या सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो जैसे मैंने आपको पीछे समझाया कि कार्बन और हाइड्रोजन को आप रफ में आमने सामने रखें, तो आप देखें हाइड्रोजन तो हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन दो बॉन्ड तो बना नहीं सकता, एक बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन ने अगर एक बॉन्ड बनाना है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही तो लगा हुआ है। तो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कैसे बना सकता है। कार्बन अगर कहे भी हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड बनाओ तो हाइड्रोजन हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा, कि कहेगा कि भाई मुझ में ये कैपेसिटी एबिलिटी मौजूद नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड बना लूँ। तो इसका मतलब है कि कार्बन के साथ जो चारों हाइड्रोजन लग रहे हैं वो चारों के चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की तरीके से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो कार्बन एटम मेक्स 4 सिग्मा यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ से हमें पता चल गया कि उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाने में यूज हो गए, तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा। तो देयर इज नो लॉन पेयर इन सेंट्रल कार्बन एटम, लॉन पेयर नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या पता करना है, नेक्स्ट हमें ये पता करना है कि अब मैंने आपको पिछले एक स्लाइड के ऊपर जाके एक चीज़ समझाई थी और CH4 का भी वहाँ पे हमने समझाया था कि अगर हमें नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने हैं ना, तो नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंगल बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर लेते हैं और लॉन पेयर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड्स इसमें निकले 4 CH4 में और लॉन पेयर इसमें कोई नहीं निकला, तो 4 + 0 कितना हुआ बच्चों 4। इसका मतलब है कि कितने CH4 में कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। और कौन सी वो हाइब्रिडाइजेशन है जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है, तो डेफिनेटली वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इसमें एक s और 3 मिल के 4 टोटल मिल रहे हैं, तो 4 नए बनेंगे। इसका मतलब sp3 वो हाइब्रिडाइजेशन है जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड,
ये हमें पता चल गया 4 चाहिए क्योंकि 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, लॉन पेयर है नहीं है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब है जो कार्बन एटम है वो 3p हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है यहाँ पे sp3। अब इसकी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है ऑलरेडी। पीछे हम एक जगह बात कर चुके हैं तो उस पर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अब अपने आप को अरेंज कैसे करेंगे बच्चों, ये मैंने आपको सिखाया ना अरेंजमेंट, जब हम ऊपर कंपेयर कर रहे थे sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को। तो मैंने बताया कि 4 वाले टेट्राहेड्रल अरेंज करते हैं, 3 जिनके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो अपने आप को ट्राइगोनल और 2 हो तो लीनियर वे में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे 4 हैं तो टेट्राहेड्रल ये एक आ गया। आपको मैंने सिखाया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना बच्चों, उसके 2 लूप्स होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। लेकिन यहाँ पे जब एक ऑर्बिटल मैंने ये बनाया ना, तो इसका मैंने छोटा लूप नहीं बनाया, सिर्फ बड़ा लूप बनाया है, क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए हम स्मॉल लूप ड्रॉ नहीं करते। तो एक हो गया, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया बच्चों, और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाऊं तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि ये कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। तो टेट्राहेड्रल मीथेन मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पे जो मीथेन का मॉलिक्यूल बनेगा वो टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन लॉन पेयर है नहीं है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को टेट्राहेड्रल वे में अरेंज करेंगे। अब ये तो हो गया कार्बन, इसके साथ बच्चों हाइड्रोजन पे जोड़ना है ना। हाइड्रोजन जो है उसकी तरफ से क्या आ रहा है, 1s आ रहा है ना, हाइड्रोजन की तरफ से 1s आ रहा है, तो s है, s तो होता है राउंड। तो हमने 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो बच्चों एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, ओवरलैपिंग होगी, एक हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग इसके साथ होगी, और एक हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग यहाँ चौथे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ होगी। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके 4 CH बॉन्ड्स बनाते हैं। तो CH बॉन्ड्स जो बन रहे हैं sp3s ओवरलैपिंग के नतीजे में बन रहे हैं, क्योंकि कार्बन की तरफ से हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है s और हाइड्रोजन की तरफ से खाली s, ये sp3s ओवरलैपिंग है। तो जो बॉन्ड बन रहा है HCH टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना बच्चों, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड बनता है, अगर लॉन पेयर ना हो तो फिर जो बॉन्ड होता है 109.5 डिग्री का होता है। नेक्स्ट इस स्लाइड के ऊपर आपको नज़र आ रही है यही डायग्राम जो अभी हमने CH4 का मैंने आपको बना के दिखाया। ये एक s ऑर्बिटल है, ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। इन 3 और 1 की यानी 4 की मिक्सिंग होगी तो ये आप देखें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। इसमें ये छोटा सर्कल स्मॉल लूप को शो कर रहा है। तो जब इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक वो डायग्राम है जो हमने उठाई है किताब से और इंटरनेट से, तो इसके लिए ये जो 3D जब हम ड्रॉ करते हैं, पर ड्रॉ करने में स्मॉल लूप आप ड्रॉ करना चाहें 3D में तो कोई मसला नहीं, लेकिन 2D में पेपर में स्मॉल लूप की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, लार्ज लूप ही ड्रॉ करते होते हैं। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी बच्चों। इसमें जो एंगल है 109.5 का, इसका एक सिंपल वर्जन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन में हेड ऑन ओवरलैपिंग के नतीजे में, तो CH4 का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है बच्चों NH3, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये दिलचस्प है। अब NH3 के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा हुआ, डेफिनेटली नाइट्रोजन। तो जब हम NH3 को देखते हैं तो नाइट्रोजन एक है, 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता करना है, तो नाइट्रोजन बच्चों ग्रुप नंबर 5 के अंदर मौजूद है, तो इसके पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब आप देखिए कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हैं एक नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन पीछे भी हमने बात की, तो हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब है 3 हाइड्रोजन्स को बॉन्ड बनाने के लिए दूसरी तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए। तो 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में इस्तेमाल होना। तो नाइट्रोजन के पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग में या बॉन्डिंग में यूज़ हो गया।
पीछे 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं ये एक्ट करेंगे एज अ लॉन पेयर। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन आर यूज्ड टू मेक 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 3 हाइड्रोजन एटम्स, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए वो एक्ट करेंगे एज अ लॉन पेयर, सिंगल लॉन पेयर। तो अब हमें ये देखना है कि फिर हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स कौन सी बननी चाहिए। तो मैंने आपको सिखाया कि आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्लस लॉन पेयर को ऐड करते हो। तो अगर NH3 में देखें तो 3 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए ना, 3 हाइड्रोजन होने का मतलब है 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसका मतलब है 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स या 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। लॉन पेयर इसमें कोई मिला हमें? यस, हमें इसके अंदर एक लॉन पेयर मिला है, तो साथ 1 लगा देंगे। 3 + 1 = हुआ 4। इसका मतलब है हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। और कौन सी वो हाइब्रिडाइजेशन है जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है? तो दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब NH3 में n sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड, जैसे बताया, एक लॉन पेयर के लिए और 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है शो करेगी। ये आपको ग्राउंड स्टेट और हाइब्रिडाइज स्टेट आपको नज़र आ रही है, इसको देख लें। ये वही बात है जो हमने शुरू में बात की, इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि ग्राउंड स्टेट कौन सी है, हाइब्रिडाइज कौन सी है, एक्साइटेड कौन सी है। तो इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, आगे बढ़ते हैं हम। तो जो आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देख रहे हैं हाइब्रिड स्टेट के अंदर बच्चों, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं, इसमें एक लॉन पेयर भी मौजूद है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिनके साथ 3 हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे, जबकि एक लॉन पेयर इसमें मौजूद है। ये जो एक लॉन पेयर है ना, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जाएगा sp3 में, और बाकी तीनों के साथ 3 हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे। यही चीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों नज़र आ रही है कि 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल होगा बाय लॉन पेयर। लॉन पेयर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल संभाल लेगा, और बाकी जो 3 बच गए हैं वो हाफ फिल्ड हैं, और उन 3 हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ जो नाइट्रोजन के हैं 3 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेंगे, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन 3 एटम्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे और NH3 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है बच्चों वो पैरामिडल बनती है। टेट्राहेड्रल बननी चाहिए थी ना, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं बनेगी, पैरामिडल बनेगी। क्यों पैरामिडल बनेगी? इसलिए कि लॉन पेयर भी तो आ गया ना। तो वेस्पर थ्योरी में भी आपने पढ़ा, वही बात VBT में भी कंटिन्यू रहती है कि जो हाइब्रिड जो लॉन पेयर हैं, लॉन पेयर कहीं पे भी आएंगे तो ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाएंगे, इसलिए बाइंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्मल ज्योमेट्री नहीं बननी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बननी है। स्क्रीन के ऊपर आप देख लें, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर डायग्राम, ये तो है ना, आप उसको ऑर्बिटल्स के साथ शो करें। ये ऑर्बिटल्स के साथ आपको डायग्राम शो की गई है। ये जो है वो 2 लॉन पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे वो 2 डॉट्स की फॉर्म में आपको लॉन पेयर नज़र आ रहे हैं। जो एटम्स वाली ज्योमेट्री है वो तो ये रही, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन दूसरा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो अगर मॉलिक्यूल की हम बात करें तो मॉलिक्यूल ये रहा, ये तो ये जो ज्योमेट्री बन रही है बच्चों, ये ज्योमेट्री पैरामिडल ज्योमेट्री है। तो इसको पैरामिडल शेप या पैरामिडल ज्योमेट्री कहेंगे। तो जब हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करेंगे तो उसमें डेफिनेटली हम लॉन पेयर को नहीं काउंट करते, फिर एटम्स वाली जगह को देखते हैं। लेकिन लॉन पेयर मौजूद है और लॉन पेयर की वजह से ये टेट्राहेड्रल से पैरामिडल ज्योमेट्री बनी है। नेक्स्ट है वाटर। तो वाटर जो है इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन कैसे? अब पीछे अमोनिया लिखा हुआ है, आगे H2O का फार्मूला है बच्चों, तो ये डेफिनेटली टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे वाटर होना चाहिए, हमने फार्मूले को देखना है H2O। तो H2O में सेंट्रल एटम कौन सा बच्चों? O ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम लगे हैं। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 में है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब एक ऑक्सीजन के साथ बच्चों कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका मतलब है कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं लॉन पेयर कोई निकलता है या नहीं निकलता। टोटल ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज़ हो गए, तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए?
4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। और अगर पेयर में देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 2 पेयर्स बनाएंगे। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन एटम के पास कितने पेयर्स मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन के? 2 लॉन पेयर्स मौजूद हैं। ये चीज़ हमने मालूम कर ली। ये नीचे थ्योरी में भी वही लिखा है, 2 लॉन पेयर्स हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो फिर हमें कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए? आपको बताया ना, लॉन पेयर प्लस सिंगल बॉन्ड आप काउंट करते हो, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिंगल बॉन्ड हो गया। लॉन पेयर भी कितने निकले बच्चों? 2 निकले। तो 2 + 2 4। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो 4 रिक्वायर्ड हैं, 2 लॉन पेयर्स के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और 2 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है। और sp3 एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जो रिक्वायरमेंट पूरी करती है। तो इसका मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट आप देख सकते हैं, उसी तरह जिस तरह बाकियों के लिए बात करते हैं। तो जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो बच्चों उनमें क्या होंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर 2 लॉन पेयर आ जाएंगे, क्योंकि 2 लॉन पेयर हैं। एक लॉन पेयर को एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे लॉन पेयर को दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब है पीछे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए। और जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचे हैं बच्चों वो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। और वो जो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बचे हैं ऑक्सीजन के, उन 2 हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे 2 हाइड्रोजन के एटम। और हाइड्रोजन की तरफ से 1s आएगा। तो 1s एक तरफ से sp3, दूसरी तरफ से sp3s हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का वो बच्चों वी शेप बनेगा, या बेंड शेप भी इसको कहते हैं, वी शेप भी कहते हैं। और इसमें जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों 104.5 डिग्री है। 104.5 डिग्री वजह क्या है? 109.5 होना चाहिए था नॉर्मल टेट्राहेड्रल में, 104.5 क्यों आ रहा है? द रीज़न इज कि 2 लॉन पेयर आ गए। 2 लॉन पेयर होंगे तो बहुत ज़्यादा रिपल्जन होगी और मॉलिक्यूल जो है डिस्टॉर्टेड होगा। तो 2 नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन एटम है, तो उन 2 हाइड्रोजन एटम को 2 लॉन पेयर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज कर देते हैं, तो वी शेप जो है वो बन जाती है। अब डायग्राम आपको नज़र आ रही है, एक ऑर्बिटल्स के साथ एक ऑर्बिटल्स के बगैर है। मिसाल के तौर पे ये मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखा दूं तो ये भी पता चल जाए ड्रॉ कैसे करना होता है। ये ऑक्सीजन एटम हमने O लिख लिया ऑक्सीजन एटम के लिए। हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कितने हमारे पास फिर ऑर्बिटल्स होंगे? 4 ऑर्बिटल्स होंगे। उन 4 ऑर्बिटल्स को आप टेट्राहेड्रल पहले ड्रॉ करें। ऑर्बिटल्स को जब भी ड्रॉ करोगे 4 हैं तो उन्हें फिर आप टेट्राहेड्रल ही ड्रॉ करोगे। ये 4 टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल्स, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में 4 ऑर्बिटल्स हमने अरेंज कर लिए। इसको चौथे को ज़रा ठीक कर लें, यहाँ पे ये 4th आ गया। अब इन 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर बच्चों 2 ऑर्बिटल्स तो किसने ले लेने हैं? लॉन पेयर ने, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 लॉन पेयर हैं, एक वहाँ और एक यहाँ पे लॉन पेयर आ गया। पीछे बच्चे हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या हो गई? ओवरलैपिंग होगी हेड ऑन, और यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गए। तो इसको अगर आप डॉटेड लाइन लगाएं तो ये एक ऑर्बिटल्स के साथ देखें, ऑर्बिटल्स के साथ देखें तो ऑर्बिटल्स ने तो अपने आप को टेट्राहेड्रल अरेंज करके रखा है, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखें मॉलिक्यूल की तो उसमें फिर लॉन पेयर को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि लॉन पेयर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं है, तो उनको हम समझेंगे कि है ही नहीं है। और बाकी जो पार्ट है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक H यहाँ पे मौजूद है, एक H यहाँ पे मौजूद है, तो ये V की तरह। और इसको अगर सीधा ड्रॉ कर लें आप तो भी आप प्रॉपर वी, आप कहेंगे उल्टा वी है, तो चलें सीधा वी भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो शेप होती है इसको बेंड शेप या हम इसको वी शेप कहते हैं। और इसमें जो एंगल है वाटर के केस में 104.5 डिग्री है। तो यहाँ तक sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपने देखी। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। और उसमें सबसे पहले बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। तरीकाकार सबका वही है कि आपने सबसे पहले देखना है सेंट्रल एटम कौन सा है। BF3 में B सेंट्रल एटम है, ग्रुप नंबर 3 से है, 3 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन जो है बच्चों वो ग्रुप 7 का है। एक फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता। एक फ्लोरीन जो है उसने सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो इसका मतलब है 3 फ्लोराइड एटम्स हैं, फ्लोरीन एटम्स हैं।
तो कितने फिर सिंगल बॉन्ड बनेंगे, फिर 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे तो इसका मतलब है कि उसके जो तीनों इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बोरॉन ग्रुप नंबर 3 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसके तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन फिर 3 सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, कोई लॉन पेयर नहीं बचेगा। तो लॉन पेयर नहीं बचेगा तो अब हम अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालें। 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं एफ के साथ, लॉन पेयर इसमें निकला कोई नहीं है, 3 + 0, तो इसका मतलब है कि लॉन जो 3 + 0 3 आ गया। यहाँ से मैंने गलती से इसको 0 लिख दिया है तो इसको हटा देंगे हम। 3 + 0 = 3, तो इसका मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें चाहिए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। कौन सी ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जो आपको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है, तो दैट इज sp2। तो इसका मतलब है कि BF3 के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो 0 लॉन पेयर है, 3 सिग्मा ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगी। ये एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। उसके बाद अब ये लॉन पेयर तो है नहीं है, तो तीनों जो हाफ फिल्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो तीनों f के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, और f की तरफ से जो आ रहा है बच्चों वो 2pz आ रहा है। f की तरफ से जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए आ रहे हैं वो 2pz है, और इधर से जो b की तरफ से आ रहे हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनेगी, जो कि लॉन पेयर नहीं है बच्चों, तो 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो रेगुलर जो ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री है, ट्राईगोनल ज्योमेट्री है वो बनेगी, और उसमें एंगल जो है वो 120 डिग्री का ही होता है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, तो आप इसको ऑर्बिटल्स के साथ, बगैर ऑर्बिटल्स के साथ दोनों देख सकते हैं। ये सेंटर पे हम बी रखें, तो चूँकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बी में, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम अपने आप को दूर रखें, तो वो ट्राईएंगुलर या ट्राईगोनल फॉर्म में अपेयर होंगे, अरेंज होंगे। अब इनके साथ 3 F लगाने हैं या Cl लगाने हैं, यहाँ पे BCl3 आ गया, तो चले हम वैसे तो बी एफ की बात करें तो BF हो या BCl हो एक ही बात है, क्योंकि Cl F दोनों हैलोजन है। यहाँ Cl काट दें, F लगा दें, इतनी सी बात है। अगर आप इसको BF3 के लिए रखना चाहते हैं, BCl3 रखना चाहते हैं तो Cl रहने दें, BF3 है तो Cl हटा दें और F लगा दें। तो F की तरफ से या Cl की तरफ से जो आएगा वो p ऑर्बिटल आएगा, तो p ऑर्बिटल इधर से, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि क्लोरीन की तरफ से तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही ना, ये फ्लोरीन की तरफ से। हाइब्रिडाइजेशन तो सेंट्रल एटम की होती है, तो क्लोरीन ये फ्लोरीन तो सेंट्रल एटम नहीं है, तो उनकी तरफ से जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो 2 लूप्स के साथ आएंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएंगे। तो यहाँ पे भी अगर आपने फ्लोरीन के लिए रखना है तो यहाँ पे Cl हटा के F लगा सकते हैं, तो ये BF3 या BCl3। तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी ट्राईएंगुलर, रेगुलर ट्राईएंगुलर 120 डिग्री एंगल के साथ। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ CH2CH2 अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ज़रा देखें, अब यहाँ पे 2 ग्रुप्स बने हुए हैं CH2 और CH2 का, तो आप किसी एक ग्रुप की बात कर लें, CH2 ये भी CH2 वैसे ही है, किसी एक ग्रुप को ले लें, दूसरा भी तो वैसे ही है ना। तो एक ग्रुप के कार्बन को तलाश करें कि कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे इसके फार्मूला में, तो फार्मूला के अंदर आपको 2 लाइनें मिल रही हैं, CH2 फिर आगे 2 लाइनें हैं और फिर CH2 है। ये 2 लाइनें डबल कोवेलेंट बॉन्ड को शो करती हैं। पहली लाइन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और दूसरी लाइन डबल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब है कि इसमें एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। डबल कोवेलेंट बॉन्ड आने का मतलब इसमें पाई बॉन्ड आ गया, और पाई बॉन्ड हाइब्रिड तो नहीं बनाते। इसका मतलब है कि कार्बन को अपने पी में से एक को अनहाइब्रिडाइज्ड रखना है, तो पी में से 2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक पी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन जो है ग्रुप 4 में है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है यहाँ पे और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। पता चल रहा है ना हमें 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे बना रहा है। अगर आप ग्रुप को देखें बच्चों तो CH2 है, तो 2 तो हाइड्रोजन हो गए ना, और एक ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। जबकि पाई बॉन्ड एक है, कैसे पता चल रहा है, डबल बॉन्ड है ना, वो जो डबल बॉन्ड वाली लाइन है
वो पाई बॉन्ड को शो कर रही है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। हमने लॉन पेयर को देखना है तो कार्बन के अंदर कोई लॉन पेयर यहाँ पे है नहीं है, कि कार्बन अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जिसमें जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ना वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हों तो फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन वो हाइब्रिडाइजेशन है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है। तो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए हमें हर कार्बन एटम में यहाँ पे, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसी है जो कि ये प्रोवाइड करेगी हमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जो कि p का एक ऐसा होगा जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर आप ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट देखें ना तो 2s 2px और 2py ये मिक्स हो गए, ये मिक्सिंग हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। जबकि 2pz जो है ना बच्चों वो मिक्स नहीं हुआ, वो उसी तरह से अलग रहा। तो देखें sp2 एक और sp2, एक तीसरा sp2, तो हमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए। जबकि एक 2pz जो है वो मिक्स नहीं हुआ, वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो 1p ऑर्बिटल जो कि 2py या 2pz जो नाम दे दें, यहाँ पे 2pz है तो इधर भी इसको 2pz लिख देते हैं। तो 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, दोनों कार्बन एटम्स में वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, ये बच्चों क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में। क्योंकि हम पहले पेज से, पहले स्लाइड से ये बात कर रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, पाई बॉन्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिला तो एक पाई बॉन्ड बनेगा जो कि डबल बॉन्ड की फॉर्म में मौजूद होगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड 2p3 से बनेगा। तो इनको अगर हम मिला के लिखें तो ये देखें एक सिंपल सी डायग्राम बना दी जिसमें सेंट्रल कार्बन एटम है, उस कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, sp2 ये एक sp2, ये एक sp2, तीनों सेंट्रल कार्बन एटम के साथ ट्राई एंगुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है ना बच्चों वो नॉर्मल होता है, 90 डिग्री के ऊपर होता है। वो जो प्लेन है, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो प्लेन बन रही है ना, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ये प्लेन बन गई। तो इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के 90 डिग्री के ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। अगर आप गौर करें तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो पूरी लाइन ली है, यानी उसको उसके दोनों लूप्स के साथ हमने इसको शो किया है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के दोनों लूप्स लिखे जाते हैं, शो करवाए जाते हैं। तो दूसरा कार्बन एटम भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहला है। और अगर इनको मिला के लिखें हम तो फिर हम यूं लिख सकते हैं कि ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये हाइब्रिडाइज्ड एक ये, तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना है। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर और बेहतर पिक्चर्स आप देख सकते हैं, डायग्राम्स इसकी। तो ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, दोनों कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो एक का अगर नंबरिंग कर दें, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरी तरफ से भी ये तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये पहला, ये दूसरा। तो दोनों कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बच्चों कौन ओवरलैप कर रहा है? जो साथ लगाना है। इधर ये 2 के साथ हाइड्रोजन ओवरलैप कर गया, यहाँ पे 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ। जबकि जो तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के वो आमने सामने आके कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। और बाकी जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच गए उनके साथ 2 हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाएंगे, दूसरे कार्बन के साथ भी ऐसा ही होगा। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बच्चों, देखो उसके दोनों लूप्स शो किए गए हैं, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों लूप्स उसके शो किए गए हैं। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ नज़र आ रही होगी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो दूसरी तरफ से भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन से दूसरे से आमने सामने आते हैं और कार्बन को कार्बन से जोड़ देते हैं, सिग्मा बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। फिर बाकी जो 2 बच जाते हैं हाइब्रिड, उनके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं वो साइडवेज ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
तो बच्चों अब हमने बात करनी है sp हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल देखी, sp2 की देखी। अब जो एग्जांपल्स दो आएंगी ये sp हाइब्रिडाइजेशन की आएंगी और इसमें सबसे पहले है बेरिलियम क्लोराइड। तो तरीकाकार वही है, बेरिलियम क्लोराइड में पहले देखो कि सेंट्रल एटम कौन सा है, तो Be1 है, Cl2 है। तो Be जो बेरिलियम है 1 है तो सेंट्रल एटम होगा। बेरिलियम बच्चों ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करता है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दूसरे क्लोरीन को दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बेरिलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन दो क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में यूज़ हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई लॉन पेयर नहीं बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों बॉन्डिंग में यूज़ हो गए, तो कोई लॉन पेयर नहीं होगा। तो दो जो बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों वो दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। हमें कैसे पता चल रहा है कि सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं? क्लोरीन को देख, क्लोरीन हैलोजन है, ग्रुप नंबर 7 में है। हैलोजन है, ग्रुप 7 में है, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो उसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। क्लोरीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाला में से तो नहीं है, क्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो तमाम हैलोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो हैलोजन जो है उसमें क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 क्लोरीन है तो 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे बेरिलियम के साथ, तो 2 सिंगल यानी 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। लॉन पेयर है नहीं है, लॉन पेयर 0 + 2 सिग्मा बॉन्ड्स। तो हमें कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए? 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए। कौन सी वो हाइब्रिडाइजेशन है जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है? डेफिनेटली वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका मतलब है बेरिलियम एटम जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है बेरिलियम क्लोराइड के अंदर। अब ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट देख लें, दिलचस्प है। वही बात जो आपको शुरू में सिखाई थी बच्चों कि यहाँ पे देखें 1s2 2s2। तो यहाँ पे देखें अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और दोनों फिर पेयर हो गए, अनपेयर्ड तो कोई नहीं है। तो बेरिलियम को 0 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है। तो अब क्या करना होगा कि 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन 2px में भेज दिया जाए। वो एक इलेक्ट्रॉन 2px में चला गया, तो अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन 2s1 और एक इलेक्ट्रॉन 2px के अंदर मौजूद है। तो ये जो 2s है और 2px है बच्चों, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन अब आ गया, तो ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। दो जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और उससे बेरिलियम क्लोराइड का लीनियर मॉलिक्यूल बन जाएगा। 2p-y 2p-c में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रॉन होते तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग कर लेते, लेकिन यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है लिहाजा साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होनी, कोई पाई बॉन्ड बनने वाला नहीं है। 2p-y 2p-c खाली हैं। और यहाँ पे वैसे भी पाई बॉन्ड बेरिलियम ने बनाना किसके साथ था? दूसरा कोई है ही नहीं है, सामने एक ही तो बेरिलियम है। पीछे तो हमने देखा एक तरफ कार्बन था दूसरा भी कार्बन था, कार्बन कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड बना फिर डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ तो एक ही बेरिलियम है, तो बेरिलियम क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। तो 2 हाफ फिल्ड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बेरिलियम के, वो ओवरलैप करेंगे बच्चों 2 2pz ऑर्बिटल्स क्लोरीन के साथ। क्लोरीन की तरफ से 2pz ऑर्बिटल आएंगे, 2 एक क्लोरीन से एक दूसरे क्लोरीन से दूसरा। तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। Cl जो बॉन्ड है BeCl2 में लीनियर ज्योमेट्री है, तो वो 180 डिग्री का एंगल देंगे। तो डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर बच्चों नज़र आ रही है। ये बेरिलियम है, बेरिलियम का ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp, और क्लोरीन से क्या आ रहा है? ये एक बेरिलियम से sp, बेरिलियम से दूसरा sp, क्लोरीन से क्या आ रहा है बच्चों? क्लोरीन से आ रहा है p ऑर्बिटल, इधर से भी क्लोरीन से p ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है और 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। लीनियर ज्योमेट्री, और लीनियर ज्योमेट्री में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो चलें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं CH की। CH का मतलब है कि अल्काइन है, इथाइन जिसको हम बोलते हैं, पहला मेंबर अल्काइन का। इसमें जैसे 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर डबल और फिर ट्रिपल। यहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि भाई कितने सिग्मा बॉन्ड्स हमने बनाने हैं और कितने पाई बॉन्ड्स बनाने हैं। लेकिन आगे चलते हैं और पहला काम क्या है कि सेंट्रल एटम ढूंढना। तो कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है,
और कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं सिग्मा, कार्बन को 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं और 2 पाई बॉन्ड्स बनाने हैं। कैसे पता चलेगा ज़रा देखें तो सही। CH है ना बच्चों, एक ग्रुप में लिख रहा हूँ CH और आगे 3 लाइंस हैं। तो जो पहली लाइन होती है बच्चों क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिंगल कोवलेंट सबसे पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो पहली लाइन सिग्मा बॉन्ड, तो इसका मतलब है एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, और एक हाइड्रोजन भी तो लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन भी तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो एक कार्बन को 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। और पाई बॉन्ड्स की जहाँ तक बात है तो दूसरी तरफ भी तो CH है। तो पहले सिंगल बॉन्ड बन गया कार्बन और कार्बन में, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड, जैसे आपको 3 लाइन्स से यहाँ नज़र आ रहा है। तो 3 लाइनों का होना, उसका मतलब है 2 पाई बॉन्ड्स का होना। सेकंड जो लाइन है वो पाई बॉन्ड, थर्ड लाइन भी एक पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे। तो अब ज़रा देखें, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, तो कार्बन ने चारों इलेक्ट्रॉन्स अपने यूज़ कर लिए बॉन्डिंग में, लॉन पेयर कोई नहीं बचा। तो अब हमने देखने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें कितने चाहिए। तो उसके लिए हमें सिग्मा बॉन्ड्स को देखना है, लॉन पेयर तो है नहीं है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर 0, तो 2 + 0 = 2। तो हमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो कौन सी वो हाइब्रिडाइजेशन है जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है, डेफिनेटली दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड और हाइब्रिड, ये ऑलरेडी आपको जानते हो, 2 जगह हम बात कर चुके हैं। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें बच्चों रिक्वायर्ड हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें प्रोवाइड करेगी। और 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिल रहे हैं वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना देंगे, और बाकी फिर जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए हैं वो 2 पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। तो 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या रह गए, अनहाइब्रिडाइज्ड। क्यों 2 रह गए भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक s के साथ एक p मिलना है। फर्ज कर लो ये जो p मिल रहा है ये px मिल रहा है, तो पीछे क्या बच गया, py और pz। तो py और pz तो मिक्सिंग में शामिल नहीं हुए, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बच गए। दोनों कार्बन एटम्स के अंदर 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाएंगे बच्चों, 2 पाई बॉन्ड्स बनाएंगे ओवरलैपिंग के नतीजे में। अब देखें ऊपर जो उसकी हाइब्रिड स्टेट है, ये sp का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये जो बाकी है दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड। तो जो 2 हाइब्रिडाइज्ड हैं वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड हैं वो 2 पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। ये भी सिंपल सी डायग्राम है। ये कार्बन है, कार्बन के साथ देखो बच्चों 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो आमने सामने लीनियर वे में अरेंज होंगे। ये एक sp और ये दूसरा sp आमने सामने आ गए लीनियर वे में। पीछे बच के 2 अनहाइब्रिडाइज्ड, तो 2py ये पूरा का पूरा दोनों लूप्स के साथ। अगर मैं इसका दोनों लाइन ना लगाऊं और लूप्स ड्रॉ कर दूं आपके लिए तो बेहतर तौर पे समझ जाएंगे आप। तो ये 2py ड्रॉ कर रहा हूँ, अनहाइब्रिडाइज्ड है तो दोनों लूप ड्रॉ किए, और ये 2pz ड्रॉ कर रहा हूँ, 2pz भी अनहाइब्रिडाइज्ड है तो दोनों लूप्स उसके ड्रॉ किए। तो जैसे एक कार्बन है दूसरा कार्बन भी वैसे ही होगा, CH है, तो यहाँ पे आप देख लें लीनियर ज्योमेट्री 180 डिग्री के साथ। लेकिन इसकी एक बेहतर डायग्राम भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। इसके अंदर आप देखें तो ये जो डायग्राम आपको दी गई है ये लूप्स वाली दी गई है। तो ये कार्बन का मैं अगर साइड पे खुद ड्रॉ करके दूं तो ये कार्बन सबसे पहले हाइब्रिड को ड्रॉ किया करें बच्चों। ये एक हाइब्रिड है इस कार्बन का, ये दूसरा इस कार्बन का, यहाँ पे भी एक कार्बन है इस कार्बन का, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर ओवरलैप कर गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी सिंगल बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन का ये दूसरा हाइब्रिड आ गया। अब आप हाइड्रोजन एटम लगा दें, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, CH है ना, तो CH एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल बच्चों ओवरलैप कर गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बारी ख़त्म हुई, CH जुड़ गया। अब बारी है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की। तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2py है, तो पहले कार्बन का ये 2py, दूसरे कार्बन का भी 2py आप ड्रॉ कर लें और इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग करा दें, लाइन से जोड़ दें ऊपर भी और नीचे, तो ये उनकी ओवरलैपिंग होगी। अब बारी है दूसरा जो अनहाइब्रिडाइज्ड है 2pz, तो 2pz एक कार्बन का इधर आ गया, इसका भी यहाँ पे ड्रॉ करें, ये इसका भी 2pz अनहाइब्रिड,
और ये जो 2pz अनहाइब्रिड है बच्चों, इसको भी आप साइडवेज ओवरलैपिंग करा दें तो ये दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। यानी पहले सिंगल बॉन्ड बना, फिर डबल और फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड CH। तो ये लीनियर है। अगर आप इसको देखें तो ये तो 3 बॉन्ड आ गए कार्बन और कार्बन में, इधर भी एक हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ जो कार्बन है उसके साथ भी एक हाइड्रोजन है। तो अगर आप हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन चाहें, यहाँ पे देखें तो ये आमने सामने लीनियर मॉलिक्यूल है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। आई होप कि ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। मेरी कोशिश थी कि जितनी भी बारीकियाँ हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, बेसिक भी एडवांस भी, जो टिप्स और ट्रिक्स इसमें यूज़ हो सकती हैं वो तमाम आपको इस वीडियो में सिखा दूँ। अब कितना आपने सीखा, कितनी समझ आई, कितनी नहीं आई, ये आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।